भूलें। बारिश में गर्मा गर्म तीखे आलू पराठे और देसी मक्खन बेचने वाली गरीब सास बहू। कहते हैं बारिश सिर्फ खेतों को ही नहीं, कई बार इंसानों की किस्मत को भी भिगो देती है। लेकिन एक छोटे से गांव में हुई लगातार 7 दिनों की भयानक बारिश एक हंसते खेलते परिवार की रोटी तक छीन ले गई। जिस घर में कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था, उसी घर के बाहर कुछ ही महीनों बाद लोग घंटों लाइन में खड़े होकर घर के सफ़ेद मक्खन वाले तीखे आलू पराठे खरीदने लगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया? आइए देखते हैं। लगातार 5 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर बस आसमान के थमने का इंतजार कर रहे थे। गांव की गलियां तालाब बन चुकी थीं, हर तरफ पानी, पेड़ों से टपकती बूंदें, दुकानों के आधे झुके हुए शटर और छतों के नीचे दुबके खड़े बेबस लोग। दूर एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसकी टूटी हुई टीन की छत से लगातार पानी टपक रहा था। हे भगवान, रात भर आँख की एक पलक नहीं झपकी मेरी। सारा वक्त पानी फेंकने में ही निकल गया और सुबह होते ही फिर वही तमाशा शुरू। बाल्टियां, बर्तन, मिट्टी के घड़े जहां जहां से छत रो रही थी वहां रख दिए गए थे। घर का फर्श पूरी तरह भीग चुका था। नंदिनी हाथ में पोछा लिए लगातार पानी को बाहर निकाल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और बारिश की नमी एक साथ चमक रही थीं। बहू, जरा दौड़कर इधर भी एक बाल्टी रख दे, यहाँ छत से पानी फिर टपकने लगा है। जी माँ जी, आई, अभी रखती हूँ। तभी रसोई से टप टप की आवाज और तेज हो जाती है। वो दौड़कर वहां दूसरी बाल्टी टिका देती है। नंदिनी चेहरे पर एक हल्की सी झूठी मुस्कान लाती है। कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं बहू, तू घबरा मत। बारिश जितनी चाहे बरस ले, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। बरस ले रे पानी, बरस ले, जितना चाहिए बरसना है। आज देख ही लेंगे कि तेरी बूंदों में ज्यादा दम है या हमारी उम्मीदों में। हम टूटना जानते हैं, हारना नहीं। लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और चिंता साफ दिखाई दे रहे थे। आसमान से आफत की ये बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा था। राघव पूरी तरह पानी में भीगा हुआ, हाँ फतेह और ठंड से कांपते हुए अपनी साइकिल से गोदाम पहुंचता है। लेकिन आज वहां का माहौल हर रोज जैसा नहीं था। कुछ अजीब था, कुछ बहुत डरावना था। गोदाम के मुख्य गेट पर एक बड़ा सा लोहे का जंग लगा ताला लटका हुआ था। रोज काम की तलाश में जुटने वाले कुछ मजदूर आज बेबसी में चुपचाप बाहर खड़े थे, सिर झुकाए, पानी में भीगते हुए। लगता है भाई, आज मालिक की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं मिलने वाली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे क्या बात है, आज तुम सब काम छोड़कर ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? सबके चेहरे पूरी तरह उतर चुके थे, मानो इस एक ताले ने उन सबकी आंखों से उनके बच्चों के निवाले छीन लिए हों। इतने में गोदाम का मालिक बाहर आता है। सुनो, तुम सब लोग जरा ध्यान से सुनो। इस कमबख्त बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। हमारे 3 बड़े ऑर्डर रद्द हो चुके हैं और गोदाम में रखा आधे से ज्यादा माल पानी में भीगकर सड़ गया है। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए काम नहीं बचा। मैं किसी को अब काम पर नहीं रख सकता। ऐसा मत कहिए मालिक, अगर आज काम नहीं मिला तो शाम को हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सो जाएंगे मालिक। काश काश मेरे पास कोई रास्ता होता, पर मैं तो खुद पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। अगर आने वाले समय में मेरे हालात सुधरेंगे तो भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ही काम पर बुलाऊंगा। लेकिन अभी मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। तुम सब अपने घर चले जाओ। वो बिना कुछ बोले सबकी बची कुची मजदूरी उनके हाथों में थमा देता है। राघव के हाथ में भी कुछ नोट आते हैं, बहुत कम, बेहद कम। राघव कुछ नहीं कहता, पलटकर एक सवाल तक नहीं करता, बस चुपचाप उन पैसों को अपनी जेब में रख लेता है। उसकी सूनी आंखों में आने वाले कल की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इतने से पैसे, इतने पैसों में घर कितने दिन ही चल पाएगा? माँ, बाबूजी और नंदिनी को मैं क्या जवाब दूंगा? बारिश अब भी लगातार हो रही थी। राघव पानी में डूबी सड़क पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में बूढ़ी माँ, बीमार पिता और पत्नी नंदिनी, सबकी तस्वीरें एक एक करके घूम रही थीं। उसके मन में बस एक ही सवाल चीख रहा था, अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? सच ही तो है, कई बार इंसान के कंधों पर रखा दुनिया का बोझ भारी नहीं होता, बल्कि उसके मन के भीतर छिपी हुई चिंता उसे सबसे ज्यादा थका देती है। राघव जेब में रखे उन चंद सिक्कों को महसूस करता है। जैसे ही राघव घर की दहलीज पर पहुंचता है, नंदिनी तुरंत दौड़कर उसके पास आती है।
गए आप। हे भगवान, ये क्या? आप तो सिर से पैर तक पूरी तरह भीग गए हैं। रुकिए रुकिए, मैं पहले तौलिया लेकर आती हूँ। आइए अंदर बैठिए, मैं अभी आपके लिए कड़क अदरक वाली गर्म चाय बना कर लाती हूँ। राघव अंदर के तूफान को छुपाकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो नौकरी छूटने की बात अपने परिवार से छिपा लेता है। हाँ, आज बस थोड़ा थक गया हूँ नंदनी, आज का दिन थोड़ा भारी था। राघव अपनी पत्नी को इस मुश्किल वक्त में और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी नौकरी चले जाने का सच तुरंत किसी को नहीं बताता। नहीं जी, थक तो आप रोज जाते हैं, पर आज आपकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। सब ठीक तो है ना गोदाम पर? मालिक ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं नंदनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस लगातार में भारी काम करना पड़ता है ना, इसलिए बदन टूट गया है। तुम जाओ, पहले बढ़िया सी चाय बनाकर लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, चेहरा सब बोल रहा है आपका। खैर, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। रसोई में शांति देवी मिट्टी के मटके से कई दिनों से जमा की हुई गाढ़ी मलाई निकाल रही थी। नंदिनी उत्सुकता से आंखें टिकाए उन्हें देख रही थी। माँ जी, इतनी सारी मलाई का क्या करेंगी आप? बहू, आज तुझे एक नया हुनर दिखाऊंगी मैं, जो बहुत कम घरों में बचा है अब देखने को। उन्होंने मलाई को बड़े मटके में डाला और लकड़ी की मथानी से धीरे धीरे मथना शुरू किया कि वो चिर परिचित आवाज रसोई में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद मलाई अलग होने लगी और देखते ही देखते मटके की सतह पर सफेद, मुलायम और एकदम ताजा मक्खन तैरने लगा। नंदिनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे वाह माँ जी, देखिए तो सही, कितना सुंदर और एकदम ताजा सफेद मक्खन निकला है। सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मखमली और खुशबूदार मक्खन पहले कभी नहीं देखा। शांति देवी ने प्यार से मुस्कुराते हुए थोड़ा सा मक्खन उसकी हथेली पर रख दिया। अरे बहू, अभी तो सिर्फ तू दूर से देखकर ही खुश हो रही है, पहले जरा अपनी उंगली से चखकर तो देख, फिर बताना। जैसे ही नंदिनी ने वो मक्खन चखा, स्वाद के आनंद में उसके पूरे चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान फैल गई। वाह माँ जी, अद्भुत! इसका स्वाद तो बाजार में बिकने वाले उस डिब्बे वाले पीली मिलावट के मक्खन से बिल्कुल ही अलग है, एकदम मलाई जैसा। अरे पगली, ये रसायन वाला बाजार का मक्खन नहीं है, ये तो हमारी अपनी गाय का दूध का है, हमारे अपने हाथों से मथा हुआ शुद्ध देसी सफेद मक्खन। यही वो असली स्वाद है बहू, जो बाजार में कहीं नहीं मिलता, जो बरसों से हमारे इस परिवार की शान और पहचान रहा है। तभी गिरधारी जी अंदर आते हैं। अरे वाह, घर की दहलीज पर कदम रखते ही ऐसी सौंधी खुशबू आई है। मैं समझ गया, लगता है आज फिर रसोई में ताजा मक्खन तैयार हुआ है। शांति देवी मुस्कुराकर उनके सामने तवे से उतरी गरम गरम रोटी रखती हैं और उस पर ढेर सारा ताजा मक्खन लगा देती हैं। गिरधारी जी पहला निवाला मुंह में डालते ही सुकून से मुस्कुरा उठते हैं। अरे वाह भाग्यवान, सच में आज भी बिल्कुल वही पुराना स्वाद है जो बरसों पहले मेरे बचपन में हुआ करता था। वक्त बदल गया, लेकिन तुम्हारे हाथों का ये जादू आज भी वैसा ही है। दूर चौखट पर खड़ा राघव ये सब देख रहा था। बहुत दिनों बाद आज उसके उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी थी। रात को पूरा परिवार चटाई पर बैठकर साधारण खाना खा रहा था। सादी दाल, गरम रोटियां और घर का वही ताजा सफेद मक्खन। नंदिनी कुछ देर तक अपनी थाली में रखे उस मक्खन को निहारती रही, फिर उसके मन में कुछ कौंधा। वो कुछ देर तक सोचती रही, सच ही तो है, कई बार जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले सबसे बड़े विचार किसी बड़े दफ्तर के बंद कमरों में नहीं, बल्कि एक छोटे से रसोई घर के चूल्हे के पास जन्म लेते हैं। माँ जी, मेरे मन में एक बात आ रही है, हमारे हाथ का बना ये मक्खन कितना लाजवाब है। यानी बाजार के लोग भी अगर एक बार इस अनोखे मक्खन का स्वाद चख ले, तो क्या आपको लगता है उन्हें यह मक्खन पसंद आएगा? क्या हम इसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं माँ जी? अरे कैसी बात करती हो तुम भी नंदनी, बच्चों जैसी बातें करती हो तुम बिल्कुल। आज का जमाना बदल चुका है। आजकल के शहरी लोग दौड़ती भागती दुनिया बस सुपरमार्केट जाती है और झटपट से वो पुराने पैकेट डब्बे वाले मक्खन उठाकर लेकर आती है। इस मिलावटी दौर में घर का बना शुद्ध सफेद मक्खन ढूंढने कौन ही आएगा? किसके पास इतना वक्त बचा है? तू गलत सोच रहा है राघव। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इंसान की जुबान का स्वाद कभी नहीं बदलता। जिसे असली, शुद्ध और पारंपरिक स्वाद की परख हो ना, वो कभी भी बाजार के उन केमिकल और मिलावटी चीजों पर नहीं रुकता। हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और देखना, लोग इस स्वाद की तरफ खिंचे चले आएंगे। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी।
टीन की छत पर गिरती लोहे जैसी बूंदें पूरे घर के सन्नाटे में गूंज रही थीं। कहीं पानी की बाल्टी भर चुकी थी तो कहीं फर्श पर फिर से पानी फैलने लगा था। लेकिन उस रात राघव की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो चारपाई पर लेटा सूनी नजरों से छत को देख रहा था। उसके भीतर एक ही चीख बार बार घूम रही थी, अब आगे क्या होगा। दूसरी ओर चारपाई पर नंदिनी भी जाग रही थी। वो राघव की तरफ देखती है। नंदिनी अब तक समझ चुकी थी कि बात सिर्फ एक दिन की थकान की नहीं है, मामला कुछ और है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बेहद धीमे से, रात के 2 बज चुके हैं और आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं आप? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बस ऐसे ही, नींद आंखों से जैसे कोसों दूर चली गई है। बस यूं ही कुछ सोच रहा था। नहीं जी, जब से आप गोदाम से लौटे हैं ना, मैं देख रही हूँ आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा है। आप मुझसे कुछ बड़ी बात छिपा रहे हैं ना? प्लीज मुझे बता दीजिए ना, जो भी है साफ साफ बता दीजिए। राघव की आंखें भर आती हैं। जो मर्द अब तक सब छुपा रहा था वो पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। रूंधे हुए गले से वो अपनी नौकरी जाने का सच उगल देता है। नंदिनी, वो गोदाम हमेशा के लिए बंद हो गया है। बारिश ने मालिक का सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी नौकरी भी चली गई है नंदिनी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल से हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ पल के लिए पूरा कमरा गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो एक मजबूत स्त्री की तरह खुद को संभाल लेती है। बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? मेरी तरफ देखिए, अगर वक्त का एक दरवाजा बंद हुआ है तो उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। वो हमारे लिए दूसरा और इससे बेहतर अच्छा रास्ता खोलेगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं ना, तब तक हमें कोई नहीं तोड़ सकता। दरवाजे के ओट में खड़ी बूढ़ी माँ शांति देवी ये सब सुन लेती हैं। वो बच्चों के सामने नहीं आती, बल्कि बिना कुछ बोले दबे पांव वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। उनकी आंखों में आने वाले कल की चिंता जरूर थी, लेकिन अपनी बहू बेटे पर विश्वास उस चिंता से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। आंगन में भीगी हुई मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैली हुई थी। शांति देवी सुबह सुबह फिर से मटके में जमा मलाई निकाल रही थी। नंदिनी चुपचाप उनके पास आकर बैठ जाती है। आज वो केवल देख नहीं रही थी, बल्कि इस हुनर को अपने भीतर सीख भी रही थी। माँ जी, इतना बढ़िया मक्खन बनाना आपने कहाँ से सीखा? ये हुनर मैंने अपनी माँ से सीखा था बहू। उस जमाने में बाजार का मक्खन कहाँ मिलता था, हर घर में यही बनता था। और हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो सबसे पहले गरम रोटी और ताजा मक्खन ही परोसा जाता था। नंदिनी बड़े ध्यान से माँ जी की हर बात को सुन रही थी। शांति देवी ने मथानी थमाते हुए जो शब्द कहे, वे शब्द सीधे नंदिनी के दिल में उतर गए। अब उसे रास्ता मिल चुका था। दोपहर का समय था। आखिरकार आफत की वो बारिश रुक चुकी थी। नंदिनी रसोई में आलू उबाल रही थी, तो दूसरी तरफ शांति देवी मटके से ताज़ा सफ़ेद मक्खन निकालकर मिट्टी के बर्तन में सहेज रही थी। नंदिनी की नज़र बार बार उस चमकीले मक्खन पर जा रही थी। शांति देवी कुछ पल चुप रहीं। बहू की आंखों की चमक देखकर वे सब समझ गईं और फिर मुस्कुराकर बोली, हुनर कभी पुराना नहीं होता बहू, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरे मन में सुबह से एक छोटा सा विचार आ रहा है। अरे इसमें पूछना क्या है बहू, जो भी मन में है बेझिझक पूछ। माँ जी, मैं सोच रही थी कि आपके हाथ के इस मखमली और ताजे सफेद मक्खन को हम एकदम खस्ता गर्मा गर्म आलू के पराठों पर रखकर लोगों को खिलाएंगे, तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? क्या लोगों को यह पसंद आएगा? वाह बहू, सुनने में तो तेरा विचार बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद की तो मैं गारंटी लेती हूँ। उसी समय राघव रसोई के अंदर आता है। अरे तुम दोनों सास बहू मिलकर क्या खिचड़ी बना रही हो? नंदिनी बड़े उत्साह से उसकी तरफ मुड़ती है और अपना नया बिजनेस आइडिया उसके सामने रख देती है। मैं सोच रही थी कि जब तक आपको बाहर कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक यूँ हाथ पर हाथ रख कर बैठने से क्या फायदा। क्यों ना हम सब मिलकर एक अच्छा सा काम शुरू करें, स्वाद से भरपूर आलू के पराठे बेचने का। राघव चौंक जाता है। वो गहरी सोच में डूब जाता है। क्या तुम कह रही हो कि हम सड़क पर दुकान लगाएंगे? पर नंदिनी, बाजार में तो पहले से ही सैकड़ों पराठे वाले बैठे हैं। हाँ, बाजार में दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ साधारण पराठे नहीं होंगे राघव। हमारी असली ताकत, हमारी पहचान होगा माँ जी के हाथों का बना यह शुद्ध और ताज़ा घरेलू सफेद मक्खन, जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। तभी बाबूजी यानी गिरधारी जी अंदर आते हैं। उन्होंने बाहर खड़े होकर ही सारी बात सुन ली थी। देखो बेटा, अपनी मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। थोड़ा सोच समझकर और संभल कर कदम उठाना।
यही तो बाबूजी, मुझे इसी बात का डर है। मान लीजिए हमने सारा सामान जुटा लिया, पैसे भी लगा दिए, और अगर किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं तो हमारा तो नुकसान ही हो जाएगा ना। राघव के डरने पर नंदिनी बस मुस्कुरा दी। अगर हम डर के मारे कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। शांति देवी ने भी आगे बढ़कर अपनी बहू की बात का पूरा समर्थन किया। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है राघव। मुसीबतों के दिन में रोने और खाली बैठने से अच्छा तो हम अपनी पूरी मेहनत लगाकर काम शुरू करें ना, वही ठीक होगा। घर के उस घुटन भरे माहौल में पहली बार उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। रात को चारों लोग चटाई पर बैठकर बिजनेस शुरू करने का हिसाब किताब करने लगे। राघव अपनी जेब से बचे हुए कुल पैसे निकालता है, कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट और कुछ चंद सिक्के। पैसों का ये ढेर देखकर सबका दिल बैठ जाता है। इतने में तो सामान भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना नंदिनी। इतने पैसे कहाँ हैं कि हम एक नया ठेला, बड़ा तवा, गैस सिलेंडर और थोड़ा बहुत जो सामान लगेगा वो कहाँ से लेकर आएंगे। नंदिनी कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। वो बिना कुछ बोले अंदर कमरे में जाती है और एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली लेकर आती है। पोटली खुलते ही उसमें से चांदी की एक पुरानी पायल खनक उठती है। राघव हैरानी और गहरे दुख से उसे देखने लगता है। नंदिनी मुस्कुरा देती है, लेकिन राघव तुरंत मना कर देता है। अपनी पत्नी के आखिरी गहने वो कभी नहीं बेचेगा। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी शादी की वो आखिरी निशानी बची हुई है ना पायल, जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ, पर आप ही सोचिए, अगर ये चांदी के जेवर यूं ही अलमारी में पड़े रहे और बाहर हमारे घर का चूल्हा ऐसे पैसों की तंगी से ठंडा पड़ जाए, तो ऐसे सोने चांदी के जेवर किस काम के। नहीं नहीं नंदिनी, मैं तुम्हारे बचे हुए ये आखिरी गहने नहीं बेच सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी शांति देवी बीच में बोल पड़ती हैं और राघव को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती हैं। पागल मत बन राघव बेटा, कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं जाती। आज वक्त बुरा है तो यह पायल हमारे काम आ सकती है, और देखना कल तुम दोनों की जब मेहनत रंग लाएगी ना, तो ऐसी बहुत पायल बन जाएंगी। राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वो जिंदगी के इस सबसे मुश्किल मोड़ पर पहली बार अपने परिवार की असली ताकत को महसूस कर रहा था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगली सुबह एक नए हौसले के साथ काम शुरू हुआ। राघव पुरानी बेकार लकड़ी, लोहे के पाइप और कबाड़ के पहियों को जोड़कर अपने हाथों से एक छोटा सा ठेला तैयार करने लगता है। गिरधारी जी भी अपनी बूढ़ी बाजुओं में ताकत भरकर उसके साथ हथौड़ा चलाते हैं। दूसरी ओर शांति देवी रसोई में नंदिनी को मक्खन बनाने की बारीकियां सिखा रही थी। नंदिनी भी एक एक बात बड़े ध्यान से सीख रही थी। कुछ ही देर में रसोई में उबलते आलू की सौंधी खुशबू फैलने लगी। हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा और ताज़ा अदरक सब सिलबट्टे पर पीसकर तैयार होने लगा। पूरे घर में मसालों की ऐसी जबरदस्त खुशबू फैल गई कि बाहर काम करता राघव भी मुस्कुरा उठा। अरे वाह नंदिनी, जब बनते हुए पराठे और ताज़ा मक्खन की यह सौंधी खुशबू बाजार में जाएगी तब क्या ही होगा। हाँ जी, असली स्वाद का पता तो तभी चलेगा ना, जब आज सड़क पर हमारा पहला ग्राहक आएगा और इसे खाकर अपनी जुबान से उसकी तारीफ करेगा। मुझे तो बस उसी पल का इंतजार है। सच ही तो कहा है, सफलता की शुरुआत किसी बहुत बड़ी पूंजी या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि परिवार के आपसी भरोसे और एक छोटे से साहसिक फैसले से होती है। उस छोटे से परिवार ने भी आज वो बड़ा फैसला कर लिया था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि अगली सुबह सड़क पर उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक बात पूरी तरह तय थी, अब वे हालातों के आगे घुटने टेक कर हार नहीं मानने वाले थे। तो क्या पहले ही दिन ये अनोखा स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ पाएगा, या पहले ही दिन उन्हें गहरी निराशा हाथ लगेगी? चलिए देखते हैं। तुम हिम्मत मत हारो, और सुनो बहू, जरा धीरे धीरे हाथ चलाओ, जल्दबाजी मत करो। याद रखना, असली और स्वादिष्ट मक्खन सिर्फ मलाई मथने से नहीं आता, बल्कि इसमें बहुत सारा धैर्य और सब्र भी लगता है। अगर आज थोड़ी सी जल्दबाजी करोगी तो इसका स्वाद घट जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि पीढ़ियों का तजुर्बा और अनुभव भी शामिल होता है। शांति देवी के लिए तो मक्खन बनाना रोज का एक साधारण काम था, लेकिन आज वही मक्खन उनके बिखरते हुए परिवार की एक नई शुरुआत बनने वाला था। शांति देवी ताज़ा निकले सफ़ेद मक्खन को ठंडे पानी से धोकर बड़े प्यार से मिट्टी के बर्तन में सहेज कर रखती हैं। नंदिनी बगल में बैठकर अपनी आंखें टिकाए हर एक बारीक तरीका बड़े ध्यान से सीख रही थी। तभी शांति देवी आलू के मसाले को उंगली पर लेकर चखती हैं। बहू, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बारिश के मौसम में लोग थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं। एक काम कर, इसमें भुना हुआ जीरा, धनिया और डाल दे, और थोड़ी सी मिर्च भी डाल देना। अब चख। जब नंदिनी ने दोबारा तैयार हुआ मसाला चखा तो उसकी आंखें खुल गईं।
स्वाद सचमुच बेमिसाल था। अरे वाह माँ जी, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया है। अब दुकान का सारा सामान तैयार हो चुका था। राघव बाहर ठेले पर भारी लोहे का तवा सेट कर रहा था। तभी बाबूजी यानी गिरधारी जी भी लाठी टेकते बाहर आते हैं। अचानक तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सब अंदर से थोड़े नर्वस थे। फिर नंदिनी ने उस खामोशी को तोड़ा और धीरे से बोली, नहीं जी, पहला दिन है ना, लोग हमें जानते नहीं हैं। राघव ने आगे बढ़कर एक पुराने गत्ते के टुकड़े पर कोयले को घिसकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, शांति माँ के घर का सफेद मक्खन और गर्मा गर्म तीखे आलू पराठे। गत्ते पर लिखे इस नाम को देखकर पूरे परिवार के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान तैर गई। दोपहर होने लगी थी। आफत की वो बारिश अब थमी तो नहीं थी, पर हल्की हल्की फुहारों में बदल चुकी थी। राघव और नंदिनी मिलकर उस हाथ ठेले को धक्का देते हुए गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं। उन्होंने सड़क किनारे एक पुराना घना नीम का पेड़ चुना और ठेला ठीक उसी के नीचे खड़ा कर दिया। तवा चढ़ाया गया, चूल्हे में आंच सुलगाई गई। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, ग्राहक एक भी नहीं आया। सच ही तो है, किसी भी नए सफर का सबसे कठिन और तकलीफदेह पल सिर्फ और सिर्फ इंतजार होता है। और आज वही खामोश इंतजार इस परिवार की अग्नि परीक्षा बनने वाला था। सड़क से लोग आते, गत्ते का बोर्ड पढ़ते, थोड़ा मुस्कुराते और फिर आगे बढ़ जाते। राघव के चेहरे की वो झूठी मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसका हौसला टूटने लगा और वो चुपचाप जमीन को ताकने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने चश्मा ठीक करके बोर्ड को पढ़ा। वो ठेले के पास आया और फिर उसकी नजर सीधे उस मिट्टी के बर्तन पर जा टिकी। ये मक्खन सच में घर का बना हुआ है या सिर्फ नाम का लिख रखा है? नहीं काका, आप चाहे तो पहले इसे चख लीजिए। नंदिनी ने बिना वक्त गवाए मुस्कुराकर मिट्टी के बर्तन का ढक्कन हटाया। अंदर रखा वो सफेद मलाईदार ताजा मक्खन देखकर बूढ़े किसान की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। नंदिनी ने आदर से चम्मच में थोड़ा सा मक्खन लेकर किसान की हथेली पर रख दिया। राघव और नंदिनी की सांसें थमी हुई थीं। फिर किसान के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान फैली और उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसा लाजवाब मक्खन मैंने बरसों बाद खाया है बेटी, चलो एक पराठा बना दो। बस वो शब्द सुनते ही राघव और नंदिनी ने राहत की सांस ली। उनके मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की पूरी रोशनी लौट आई थी। नंदिनी ने फुर्ती से आटे की लोई तोड़ी, उसे बेला और उसमें मसालेदार चटपटे आलू का भराव भर दिया। राघव ने पलटकर गरम तवे पर पराठा डाल दिया। पराठा सिकने लगा और अंत में पराठे के ठीक बीचों बीच माँ के हाथ का निकाला हुआ वो ताज़ा सफेद मक्खन रख दिया गया। नीम के पेड़ के नीचे की हवा में चारों तरफ फैल गई। उस पल तवे पर सिर्फ एक पराठा नहीं सिक रहा था, बल्कि एक बेबस परिवार अपने टूटे हुए सपनों को पहले बार आंच पर सेंक कर जिंदा कर रहा था। किसान ने पहला गर्म निवाला तोड़ा और मुंह में रख लिया। स्वाद के मारे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दिल से मुस्कुराते हुए बोला, बहू एक और बना दो और 2 पैक भी कर देना, घर वाले भी यही खाएंगे आज तो। राघव की आंखों में चमक आ गई। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलकने को थे। पहला दिन अभी खत्म भी नहीं हुआ था। वो बुजुर्ग किसान अभी पैसे देकर अपनी साइकिल पर बैठा ही था कि तभी अचानक बारिश से बचते हुए 2 शहरी युवक दौड़कर उसी नीम के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। उनकी नजर सीधे लोहे के उस तवे पर पड़ती है जहां सफेद मक्खन पराठे पर पिघलकर तैर रहा था। खुशबू उनके अंदर तक समा गई थी। एक युवक ने लार टपकाते हुए दूसरे से कहा, अरे यार देखना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चल वहां जाकर देखते हैं क्या बनता है। राघव और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक बार फिर से आने वाले कल के लिए उम्मीद और कामयाबी की वो खोई हुई चमक लौट आई थी। अरे भैया, हमारे यहाँ पराठों के साथ ताजा मक्खन भी मिलता है। अच्छा ठीक है, तो मेरे 2 पराठे बना दो। हाँ, और मुझे भी देना। उसी समय सामने वाले घर की पड़ोसन कमला खिड़की के पीछे छिपी अपनी तिरछी नजरों से ये सब देख रही थी। और अब इस गरीब परिवार की अचानक हुई अंधाधुंध कमाई देखकर उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो एक ही दिन हुआ है, इतना घमंड, देखती हूँ कितने दिन चलती है इनकी यह दुकान। अगली सुबह शांति देवी ने उम्मीद के साथ फिर से मलाई का मटका निकाला, लेकिन अफसोस इस बार मक्खन बहुत कम निकला। रोज की मांग के हिसाब से ये कुछ भी नहीं था। नंदिनी चिंतित हो गई। माँ जी, इतने ग्राहकों के लिए तो मक्खन कम पड़ जाएगा। और शांति देवी भी गहरी सोच में पड़ गई। सही कह रही है बहू, हमारे घर के दूध से इतना मक्खन तो रोज नहीं बन पाएगा। राघव के चेहरे पर भी फिर से चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर मक्खन ही खत्म हो गया तो हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ पल तक सब चुप रहे। तभी बाबूजी यानी गिरधारी जी अपनी गंभीर आवाज में बोले, गांव के कितने घर हैं जिनके पास गाय और भैंस है, अगर हम उनसे ताजा मलाई खरीद लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अरे वाह बाबूजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
याद रखना बहू, जिस दिन स्वाद में समझौता किया उसी दिन ग्राहक भी चले जाएंगे। माँ जी, हम कम पराठे बेच लेंगे लेकिन मक्खन कभी मिलावटी नहीं होगा। आज से ये सिर्फ कारोबार नहीं, हमारे परिवार की इज्जत है। बाबूजी की बात सुनकर राघव की आंखों में फिर से चमक आ गई। राघव और गिरधारी जी गांव के एक एक घर में गए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने घरों की मलाई उन्हें दे दें, बदले में उन्हें सही दाम मिलेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव के घरों से शुद्ध मलाई मिलने लगी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। चारों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और अब उन आंखों में आने वाले कल का कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक अटूट विश्वास था। सच ही तो है, सफलता का पहला दिन सबसे कठिन नहीं होता, सबसे कठिन होता है उस सफलता और उसकी ईमानदारी को रोज बनाए रखना। और इस स्वाभिमानी परिवार ने पूरी तरह तय कर लिया था कि चाहे मुनाफा थोड़ा कम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन पराठों के स्वाद और ग्राहकों के भरोसे से कभी कोई समझौता नहीं होगा। अब लगातार 3 दिनों से आफत की बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही थीं। सड़क पर चलते लोग ठंड से भीगते भीगते अचानक रुक जाते और जैसे ही लोहे के तवे पर सिकते पराठों की सौंधी खुशबू उन तक पहुंचती, उनके कदम अपने आप खींचे चले आते। आज सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी। राघव बिजली की रफ्तार से पराठे सेंक रहा था। नंदिनी फुर्ती से लोइयां बेल रही थी। जिस घर में कुछ दिन पहले चूल्हा मुश्किल से जलता था, आज उसी चूल्हे की महक पूरे इलाके को दीवाना बना रही थी। लेकिन सुख के दिन इतनी आसानी से कहाँ टिकते हैं। सामने रहने वाली कमला ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। उसने एक साजिश रची। अगर इनकी तारीफ यूं ही बढ़ती रही तो ये पूरे इलाके में मशहूर हो जाएंगे। चलो, इतनी भीड़ आ गई है, जाकर देखती हूँ आखिर ऐसा क्या खास है। अगले दिन वो 2 महिलाओं के साथ ठेले पर पहुंची। उसने पराठा मंगवाया। एक मुझे भी देना बहू पराठा। जानबूझकर एक निवाला लिया और फिर मुंह सिकोड़कर जोर से बोली, इतना भी अच्छा नहीं है, लोग बेवजह ही तारीफ कर रहे हैं। आसपास खड़े कुछ लोग उसकी बातों में आकर कानाफूसी करने लगे, लेकिन तभी वहां खड़े नियमित ग्राहकों ने कमला को तुरंत टोक दिया और कहा, बेटी, स्वाद जुबान से नहीं नीयत से पहचाना जाता है। मैं पिछले 5 दिन से यही खा रहा हूँ। अगर अच्छा ना होता तो मैं यहाँ क्यों आता बार बार। अपनी चोरी पकड़े जाने पर कमला शर्म से पानी पानी होकर चुपचाप वहां से खिसक गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक शाम अचानक एक टूरिस्ट बस खराब होकर ठीक उनके पेड़ के पास रुक गई। करीब 30 से 40 यात्री बस से नीचे उतरे। सब के सब भूख से बेहाल थे। उनमें से एक व्यक्ति ठेले तक आया और उसने एक साथ 40 पराठों का ऑर्डर दे दिया। अरे भैया, इतने लोगों के लिए खाना मिल सकता है क्या? अभी तो सामान कम बचा है। अगर आप अभी थोड़ा इंतजार कर लोगे ना तो हम ताजा बनाकर दे देंगे आपको। हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। पूरा परिवार फिर से दोगुनी मेहनत से काम में जुट गया। आलू उबले, आटा गूंधा गया, मटके से मक्खन निकला और एक के बाद एक गर्मा गर्म पराठे सिकने लगे। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों के सामने थाली परोसी गई। हर कोई स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। एक युवा और मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर भी शामिल था। दोस्तों, आज हमें सड़क किनारे ऐसा परिवार मिला जो सिर्फ पराठे नहीं, दिल से मेहमानवाजी भी करता है। अगर कभी कोई इस रास्ते से गुजरे तो इनके ये मक्खन और पराठे जरूर खाना और बताना मुझे कैसे लगे आपको ये पराठे इनके। और उसने वो वीडियो उसी रात इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। फिर क्या था, ठीक 2 दिन बाद सुबह सुबह ठेले के सामने एक असामान्य और भारी भीड़ जमा थी। राघव ये देखकर हैरान रह गया। पूरा दिन बीत गया पर ठेला एक पल के लिए खाली नहीं हुआ। हम वीडियो देखकर आए हैं, हमें वही मक्खन वाले पराठे चाहिए। हम 50 किलोमीटर से आए हैं, आपको पता है। अब रोज पहले से 3 गुना ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। कुछ ही महीनों के भीतर राघव ने उस लकड़ी के ठेले की जगह एक छोटा सा सुंदर पक्का दुकान बना लिया। दुकान के बाहर लकड़ी का एक आलीशान बोर्ड लगाया गया जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शांति माँ के घर का मक्खन और आलू पराठा। अब दुकान में ग्राहकों के बैठने की उत्तम व्यवस्था थी। ठंडी सौंधी छाछ, घर का सफेद मखमली मक्खन, हरी चटपटी चटनी और गर्मा गर्म पराठे, यही अब इस पूरे शहर में उनकी असली पहचान बन चुके थे। एक दिन कमला चुपचाप सिर झुकाए दुकान पर आई। उसने एक पराठा मंगवाया, खाया और फिर नम आंखों से धीरे से बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी सफलता से जलने लग गई थी, लेकिन आज समझ आया दूसरों को गिराने से कोई ऊपर नहीं उठता। काकी बारिश का पानी सबके घर पर आता है, बस फर्क इतना ही है, कोई शिकायत करता रहता है और कोई उसी बारिश में नया रास्ता ढूंढ लेता है। 6 महीने बाद बारिश का वही मौसम फिर लौट आया था, लेकिन इस बार टपकती हुई वो पुरानी टीन की छत नहीं थी। आज वहाँ एक पक्का आशियाना था। दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी और राघव मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रहा था। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन वे मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी एक नई राह दिखाने आती हैं। अगर परिवार का साथ हो, इरादे पूरी तरह सच्चे हों और मेहनत में 100% ईमानदारी हो, तो एक साधारण सा हुनर भी इंसान की तकदीर की पूरी रेखा बदल सकता है।
वो अपने साथ उस परिवार की मेहनत की वो अनमोल मिठास लाता है जिसे दुनिया के किसी पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। याद रखिए, दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपने खुद के हुनर और ईमानदारी से काम करके ही स्थायी सफलता मिलती है। अगर आज आप राघव और नंदिनी की जगह होते तो नौकरी छूटने के बाद क्या करते? क्या किसी नई नौकरी की तलाश में अपनी किस्मत को कोसते रहते, या फिर अपने हुनर पर भरोसा करके एक छोटा सा ही सही पर अपना कारोबार शुरू करते? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।